नमस्कार। 1857 ये सिर्फ एक साल नहीं है, ये भारतीय इतिहास का वो पन्ना है जिसने देश की पूरी कहानी ही बदल दी। तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक विद्रोह की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि 1857 की ये जो घटना थी, क्या ये सिर्फ कुछ नाराज सैनिकों का एक विद्रोह था, या फिर ये थी भारत की आज़ादी की पहली एक बड़ी जंग? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और इसके कारणों को समझना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उस माहौल की, उबाल पर एक राष्ट्र, ब्रिटिश शासन का दबाव। देखिए, 1857 का विद्रोह अचानक नहीं हुआ। ये तो कह सकते हैं 100 सालों से जमा हो रहे गुस्से, अपमान और परेशानियों का एक लावा था। ब्रिटिश राज ने भारत को एक ऐसे प्रेशर कुकर की तरह बना दिया था जो बस फटने की कगार पर था। तो शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल कारणों से। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक करके भारतीय राजाओं और नवाबों को पावरलेस कर दिया था, उनकी सारी ताकत छीन ली। आलम यह था कि मुगल बादशाह भी सिर्फ नाम के लिए लाल किले में कैद थे। और फिर आई एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉलिसी, लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये थी क्या? सीधा सा मतलब था, अगर किसी राजा का अपना कोई बेटा नहीं है तो उसका राजपाट, उसकी रियासत सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली जाएगी। सोचिए जरा। और इस पॉलिसी का असर देखिए, झांसी, सतारा, नागपुर, अवध, एक एक करके कई बड़ी बड़ी और ताकतवर रियासतों को हड़प लिया गया। जाहिर है, इस बात ने पूरे भारत के राजघरानों में एक डर और जबरदस्त गुस्से की लहर पैदा कर दी। अब आते हैं आर्थिक यानी इकोनॉमिक रीजंस पर। कंपनी की पॉलिसीज ने इंडिया की इकोनॉमी की जैसे कमर ही तोड़ दी थी। किसानों पर इतने ज्यादा टैक्स लगाए गए कि वो बेचारे अपनी ही जमीन से बेदखल हो गए, और दूसरी तरफ ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में बना सस्ता माल भारतीय बाजारों में भर दिया गया। नतीजा, हमारे लाखों कारीगर, बुनकर सब रातों रात बेरोजगार हो गए। पूरा का पूरा सिस्टम तबाह हो गया। तो राजनीतिक और आर्थिक कारणों के साथ साथ सामाजिक और धार्मिक वजह भी थीं। देखिए, अंग्रेजों ने सती प्रथा को बैन करने जैसे कुछ सोशल रिफॉर्म्स किए। अब भले ही आज हम इन्हें प्रोग्रेसिव मानते हैं, पर उस वक्त के समाज को लगा कि ये उनके धर्म और रीति रिवाजों में सीधी दखलंदाजी है। और तो और ईसाई मिशनरियों की एक्टिविटीज भी बहुत बढ़ गई थीं, जिससे आम लोगों में ये डर फैल गया कि अंग्रेज सबको जबरदस्ती ईसाई बनाना चाहते हैं। और ये गुस्सा ये सिर्फ आम जनता या राजाओं तक ही नहीं था, ये कंपनी की अपनी फौज के अंदर भी उबल रहा था। जो भारतीय सिपाही थे, उनकी हालत भी कुछ ठीक नहीं थी। एक तो अंग्रेज सैनिकों के मुकाबले सैलरी बहुत कम, ऊपर से उनके साथ भेदभाव भी होता था। प्रमोशन का तो कोई चांस ही नहीं था, मतलब सूबेदार से ऊपर कोई जा ही नहीं सकता था। और सबसे बड़ी बात, उन्हें समंदर पार लड़ने भेजा जाता था, जिसे वो काला पानी पार करना कहते थे और अपने धर्म के खिलाफ मानते थे। तो अब हम देख सकते हैं, माहौल पूरी तरह से तैयार था। मतलब हर तरफ जैसे बारूद बिछा हो, बस एक चिंगारी का इंतजार था। और वो चिंगारी आई एक राइफल के कारतूस से। ये चिंगारी थी नई एनफील्ड राइफल और उसके कारतूस। हुआ ये कि इन कारतूसों को राइफल में लोड करने से पहले मुंह से, दांतों से छीलना पड़ता था। और सिपाहियों के बीच एक खबर, एक अफवाह आग की तरह फैल गई कि इन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा है। अब सोचिए, गाय हिंदुओं के लिए पवित्र और सूअर मुसलमानों के लिए हराम। ये दोनों ही धर्मों के सिपाहियों की आस्था पर सीधा हमला था। और बस यही वो चिंगारी थी जिसने पूरे बारूद में आग लगा दी। और इसके बाद जो हुआ वो बहुत तेजी से हुआ। देखिए, 29 मार्च को बैरकपुर में मंगल पांडे ने इसकी शुरुआत की, पहली चिंगारी। फिर ठीक 1.5 महीने बाद 10 मई को मेरठ में सिपाहियों ने बगावत कर दी। उन्होंने जेल तोड़कर अपने साथियों को छुड़ाया और सीधा दिल्ली की तरफ मार्च कर दिया। और कमाल की बात देखिए, सिर्फ एक दिन में 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और बूढ़े मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता और हिंदुस्तान का सम्राट घोषित कर दिया। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सिपाहियों की नहीं रही। बहुत जल्द इसमें राजा, जमींदार और आम लोग भी कूद पड़े। और इसी के साथ भारत के अलग अलग हिस्सों से इस विद्रोह के कई बड़े चेहरे, कई हीरो सामने आए। और इन चेहरों में शायद सबसे चमकता हुआ नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। उनका वो नारा, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, आज भी हम सबके दिलों में गूंजता है। वो अपनी बहादुरी की वजह से इस पूरे संग्राम का एक अमर प्रतीक बन गई। लेकिन वो अकेली नहीं थी। इस लिस्ट को देखिए, दिल्ली में बहादुर शाह जफर भले ही एक सिंबॉलिक लीडर थे, लेकिन असली लड़ाई तो अलग अलग जगहों पर लड़ी जा रही थी। कानपुर में नाना साहेब और उनके जबरदस्त सेनापति तात्या टोपे थे।
लखनऊ में बेगम हजरत महल ने मोर्चा संभाला, तो बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। मतलब साफ है, ये विद्रोह किसी एक शहर या इलाके का नहीं, बल्कि उत्तर और मध्य भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में फैल चुका था। इतनी बहादुरी, इतने बलिदान, इसके बावजूद ये महान क्रांति कामयाब क्यों नहीं हो पाई? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर विद्रोह विफल क्यों हुआ। इसके पीछे ना कई बड़ी वजहें थीं। सबसे पहली और सबसे बड़ी कमी थी एक यूनिफाइड लीडरशिप की। कोई एक नेता नहीं था जो सबको साथ लेकर चल सके। हर कोई अपने अपने इलाके में लड़ रहा था, लेकिन कोई नेशनल प्लान नहीं था। दूसरी तरफ अंग्रेज थे जिनके पास बेहतर हथियार थे, टेलीग्राफ जैसी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी और एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड आर्मी थी। और एक दुख की बात यह भी है कि कई भारतीय राजाओं और रियासतों ने या तो इस लड़ाई से दूरी बनाए रखी या फिर अंग्रेजों का ही साथ दिया। तो हाँ, 1857 का ये विद्रोह मिलिट्री तौर पर तो फेल हो गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसने भारत के इतिहास पर एक इतनी गहरी छाप छोड़ी जो कभी मिटी नहीं सकती। ये एक ऐसा अंत था जिसने एक बिल्कुल नई और बहुत बड़ी शुरुआत की। इसका सबसे बड़ा और सबसे इमीडिएट रिजल्ट क्या हुआ? वो ये कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल से भी ज्यादा पुराने राज का हमेशा के लिए खात्मा हो गया। 1858 से भारत का शासन एक ट्रेडिंग कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के अंडर आ गया। ये एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव था। इसके अलावा भी बहुत कुछ बदला। ब्रिटिश सरकार ने वादा किया कि वो अब से भारत के धर्म और कल्चर में दखल नहीं देगी। इंडियन आर्मी को पूरी तरह से रीऑर्गेनाइज किया गया ताकि दोबारा ऐसी बगावत ना हो सके। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो सबसे जरूरी बात हुई वो थी भारतीय राष्ट्रीय चेतना का जन्म। पहली बार ऐसा हुआ था कि अलग अलग धर्म और इलाकों के लोग एक कॉमन दुश्मन के खिलाफ मिलकर लड़े थे। यहीं से हम भारतीय हैं वाली भावना की असली शुरुआत हुई। तो इसीलिए 1857 की इस क्रांति को सिर्फ एक हार या एक विफलता के तौर पर देखना बिल्कुल गलत होगा। असल में ये वो बुनियाद थी, वो नींव का पत्थर था जिस पर आगे चलकर भारत के पूरे स्वतंत्रता आंदोलन की शानदार इमारत खड़ी हुई। अच्छा, जाने से पहले एक सवाल सबके लिए। आज हमने कई नेताओं की बात की, तो बताइए इनमें से वो कौन से महान लीडर थे जो 80 साल की उम्र में बिहार में इस विद्रोह को लीड कर रहे थे? अपने जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगली बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।